गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस। ठीक है, अगर वर्मा कमेटी की बात करें तो वर्मा कमेटी की बैकग्राउंड क्या है। इन 1990s अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस वॉज सीन इन बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या बताया है कि 1990 यानी कि 1990 में हमें एक बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली। ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर था वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा डोमिनेट किया गया था, यानी कि बेसिकली जो है पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, जैसे कि एसबीआई बैंक हो गया या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये जो है बैंक ये जो है थे ये डोमिनेट करते थे बैंकिंग सेक्टर के, यानी कि इनका राज चलता था पहले बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, ड्यू टू लिबरलाइजेशन इन इंडिया सेवरल न्यू प्राइवेट बैंक्स इमर्ज कस्टमर फ्रेंडली। तो क्या हुआ जब लिबरलाइज हुआ, लिबरलाइज मतलब क्या है, जब उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस कम हुई, रिस्ट्रिक्शंस कम होना तो उससे क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे वो भी आ गए। पहले पब्लिक सेक्टर बैंक होते थे, उसके बाद जब प्राइवेट सेक्टर बैंक आए तो उससे क्या हुआ, कस्टमर फ्रेंडली यानी कि कस्टमर की सर्विसेज के अकॉर्डिंगली वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, सम पब्लिक सेक्टर बैंक टर्न नेगेटिव एंड सम पब्लिक सेक्टर बैंक मेंटेन देयर डोमिनेंस। जब प्राइवेट सेक्टर बैंक ने एंट्री मारी तो फिर क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उसमें से कई जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो तो मतलब क्या कई को तो कई सफ़र किए, तभी उनको बोला गया कि नेगेटिव, और जो कई थे कईयों ने अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन करके रखी पॉजिटिवली। ठीक है, अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वो कौन होते हैं, 51% जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे नेचुरल मोनोपोली डिफेंस सर्विसेज, ये एग्जांपल दी हुई है। इसी तरह अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं, जो इंडिविजुअल की ओनरशिप में होते हैं और इनका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। इसमें कौन कौन आ सकते हैं, सोल ट्रेडर हो गए, पार्टनरशिप हो गए, प्राइवेट कंपनीज होगी, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो जो वर्मा कमेटी थी उसका जो है मेन पर्पस क्या था, उन्होंने बोला देयर वॉज अ नीड टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक। उन्होंने कहा हमने जो है पब्लिक सेक्टर बैंक की क्या परफॉर्मेंस है, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसको स्टडी करने की हमें ज़रूरत पड़ी थी। सो इसलिए वर्मा कमेटी ने रिकमेंडेशन दी टू गिव हेल्पिंग हैंड टू पुअर और लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, जो कि जिनकी सिचुएशन अभी ख़राब है, जो बैंक्स जो है लॉस में जा रहे पब्लिक सेक्टर बैंक, उनको हेल्प करने के लिए ये जो है बेसिकली एक कमेटी आई थी। फॉर दिस पर्पस अ वर्किंग और कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय आरबीआई इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई एंड एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ वीक बैंक्स। इसका बेसिकली पर्पस क्या था, ये कमेटी जो थी आरबीआई के द्वारा अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के अंडर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट लेके आरबीआई ने इस कमेटी को अपॉइंट किया था ताकि वो जज कर सके जो वीक बैंक्स हैं जो लॉसेस में जा रहे हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंड ऑल्सो टू गिव सजेशन फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग नॉन एज वर्मा कमेटी वर्किंग ग्रुप और रीस्ट्रक्चरिंग वीक पब्लिक। सो इसलिए उन्होंने बोला उनको सजेशन भी देनी, सो इसलिए हमने क्या किया, वर्मा कमेटी बनाई। ठीक है, और इसके अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वर्किंग ग्रुप वाज सेटअप इन फेब 1999। ठीक है, तो वर्किंग ग्रुप की बात करें, वर्किंग ग्रुप जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया, कब सेटअप किया गया, फेब 1999। ये थोड़ा स्टैटिक डाटा है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम एस वर्मा, और इसके चेयरमैन कौन थे, एम एस वर्मा। ठीक है, और फॉर्मर चेयरमैन थे ये एसबीआई के, इस पुराने पहले वाले जो एसबीआई के चेयरमैन थे एम एस वर्मा, वही जो है वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन बनाए गए। एंड ऑनररी एडवाइज़र टू आरबीआई, जो कि मतलब कि आरबीआई के भी एडवाइज़र थे, आरबीआई को जब ज़रूरत पड़ती थी उनको एडवाइस करते थे कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए चीज़। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू हेल्प द पब्लिक सेक्टर बैंक टू ट्रांसफॉर्म दैम टू प्रॉफिट मेकिंग। इनका मेन पर्पस क्या था बनाने का वर्मा कमेटी या वर्किंग ग्रुप का, कि
पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हेल्प करनी ताकि वो प्रॉफिट्स अपने बढ़ा सकें। ठीक है, अगर ड्यूटीज़ की बात करें, ड्यूटीज़ क्या है वर्मा कमेटी की? फॉर्मुलेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाना जिसके साथ हम जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो वीक हैं, जो लॉसेस में जा रहे हैं, जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, जो अच्छे से जिनके ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे, उनको आइडेंटिफाई करना। और उनकी सेकंड क्या है? टू स्टडी एंड एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ वीक बैंक्स, एग्जामिन करना और स्टडी करना क्या जो वीक बैंक्स हैं उनकी क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको एग्जामिन और स्टडी करना। नेक्स्ट क्या है? टू अंडरटेक अ केस बाय केस एग्जामिनेशन ऑफ वीक बैंक्स एंड टू आइडेंटिफाई दोज विच आर पोटेंशियली रिवाइवल। उन्होंने बोला है कि वन बाय वन हमने देखना है कि कौन कौन से वीक बैंक्स हैं और कौन कौन से जो बैंक्स हैं उन्होंने रिवाइव कर लिया। रिवाइव मतलब क्या है? वीक पोजीशन से दोबारा से स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी बना ली है, यानी कि रिवाइव हो गए हैं, हील कर लिया है, जिन्होंने रिकवर कर लिया है अपनी पोजीशन को दोबारा से। नेक्स्ट क्या है? टू सजेस्ट अ स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वीक पब्लिक सेक्टर बैंक। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी फाइनेंशियली एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल और ऑपरेशनल। फाइनेंशियली मतलब पैसों के रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब बैंक्स के रिगार्डिंग, ऑपरेशनल मतलब जो काम उसके चल रहे हैं उनको रीस्ट्रक्चर करना। रीस्ट्रक्चर मतलब दोबारा से बनाना वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की स्ट्रेटेजी को, सो डैट जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं रिपोर्ट सबमिशन की। रिपोर्ट सबमिशन की अगर बात करें तो इसमें क्या लिखा है? इन अक्टूबर 1999 द वर्किंग ग्रुप ऑन रीस्ट्रक्चरिंग वीक बैंक सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1999 में क्या हुआ था? अक्टूबर में जो है पब्लिक सेक्टर बैंक की रीस्ट्रक्चरिंग जो है उनकी रिपोर्ट जो है आरबीआई को सबमिट की गई थी। आरबीआई को जो है रिपोर्ट सबमिट की गई थी किसकी? जो हमने रीस्ट्रक्चरिंग दोबारा से पब्लिक सेक्टर बैंक जो वीक हैं उनके बारे में जो दोबारा से जज करके, एग्जामिन करके, इवेलुएट करके उनकी जो है स्ट्रेटेजी बनाई है, उसकी रिपोर्ट जो है हमने आरबीआई को सबमिट की। विच इज़ थर्ड इन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म ट्रायोलॉजी। ये जो है ये थर्ड नंबर पे थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म ट्रायोलॉजी में। ठीक है, ये जो वर्मा कमेटी की रिपोर्ट है। रिपोर्ट आइडेंटिफाई 8 बैंक्स। रिपोर्ट ने क्या बताया कि 8 बैंक्स हैं जो जिनके लॉसेस और एनपीए जो है वो एक्सीड कर रही, यानी कि वो ज़्यादा है नेट वर्थ ऑफ द बैंक। ठीक है, नेट वर्थ मतलब जितने भी उनके मतलब के नेट वर्थ बनती, शेयर होल्डर फंड्स वगैरह है जो भी है, उनकी जो है लॉसेस जो है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो जो नेट वर्थ है उससे ज़्यादा है, यानी कि वो लॉसेस में जा रहे हैं। उनमें 8 बैंक्स में कौन कौन से बैंक्स थे? इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मैसूर एंड ट्रेवनकोर बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये आपने 8 बैंक्स के नाम याद करने हैं जो कि लॉसेस में जा रहे थे, जिनकी नेटवर्थ कम थी और एनपीए और एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह ज़्यादा थे। नेक्स्ट उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया? इट हैज़ आइडेंटिफाइड 3 बैंक्स वेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस द इनकम ऑन रिकैपिटलाइजेशन बोन हैज़ बीन नेगेटिव फॉर 3 years एंडिंग 1998 1999 विच वर। ये देखो उन्होंने बताया है कि 3 बैंक ऐसे थे जिनके जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? जो डे टू डे ऑपरेशन से प्रॉफिट आते हैं। ठीक है, वो क्या उन्होंने बोला? जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे जिनकी उनकी इनकम थी उससे कम थे। ठीक है, यानी कि वो नेगेटिव थे किसके? 3 सालों से, यानी कि 1996 to 7, 7 to 8 एंड 8 to 9। ठीक है, 1996 to 1997, 1997 to 1998 और 1998 to 1999। ठीक है, और वो 3 बैंक्स कौन से थे? इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये 3 बैंक्स के नेम भी आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या उन्होंने बताया? द ग्रुप आइडेंटिफाइड 7 पैरामीटर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैंक स्ट्रेंथ और वीकनेस। उन्होंने 7 पैरामीटर डिसाइड किए जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बैंक की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है और बैंक की वीकनेस क्या है। और इसमें क्या क्या आएंगे एस्पेक्ट्स में? सॉल्वेंसी पोजीशन,
अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। सोल्वेंसी पोजीशन मतलब क्या होता है कि क्या बैंक जो है वो पे कर पा रहा है, जिनसे पैसे लिए हैं यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उनके पैसे रिटर्न कर पा रहा है कि नहीं, जो जिनको क्रेडिट पे पैसे लिए हैं क्या उनको पे कर पा रहा है कि नहीं। और अर्निंग कैपेसिटी की बात करें, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितना अर्न कर रहा है वो। ठीक है, दीज पैरामीटर्स आर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू एवरेज वर्किंग फंड्स, नेक्स्ट एंड कॉस्ट टू इनकम एंड रेशियो ऑफ स्टाफ कॉस्ट टू इनकम। ठीक है, ये रेशियोज थी, यानी कि ये 7 पैरामीटर्स में कौन कौन सी रेशियो थी आपने याद कर लेना है, कि इससे पता लगेगा कि बैंक की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। और ग्रुप ने क्या आइडेंटिफाई किया, कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडियन बैंक, यूको बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या कहा है कि जो है प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी है, ये बेसिकली जो 3 बैंक्स हैं इनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है और ये एफिशिएंसी भी दिन बाय दिन कम हो रही है। कौन से 3 बैंक थे, इंडियन बैंक, यूको एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और उन्होंने ये जो वीकनेस है इसका रीज़न भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया। क्या रीज़न था, वो रीज़न थे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गए, एम्प्लॉयज़, और ऑपरेशंस क्या हो गए जो डे टू डे जो बैंक में काम हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इमीडिएट नीड है किसकी, ये 3 बैंक को रीस्ट्रक्चर करने की। रीस्ट्रक्चर मतलब क्या, इनकी पॉलिसीज़ दोबारा से बनानी, स्ट्रेटेजी दोबारा से बनानी, और इनकी क्या कैपिटल होनी चाहिए, ये ठीक है, ये सारा कुछ हमने दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना। ठीक है, तो ये था हमारा वर्मा कमेटी का। हम आगे बात करते हैं रिकमेंडेशंस की। रिकमेंडेशन जैसे कि मैंने बताया है 7 पैरामीटर्स जो थे, सोल्वेंसी, अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी हैं। इसकी रेशियोज बताई थी 7 पैरामीटर्स में, जो कि बताएगी बैंक की स्ट्रेंथ कितनी है और वीकनेस कितनी है। ठीक है, और ये जो पैरामीटर्स है ये इसलिए भी हेल्प करेंगे, एक तरह से बेंचमार्क बन जाएंगे, जिससे क्या है कंपटीशन लेवल भी हम चेक कर सकते हैं, एक पब्लिक सेक्टर का बैंक का कंपटीशन दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक से कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वीक बैंक्स शुड बी 2 स्टेज ऑपरेशन। स्टेज 1 इन्वॉल्व्स ऑपरेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग aimed at restoring the competitive efficiency, and stage 2 cover the option of privatization और merger। उन्होंने क्या बोला है, जो रीस्ट्रक्चरिंग करनी बैंक्स की, इनके हम 2 स्टेप्स होंगे। कौन कौन से, स्टेज 1 में आएगा कि उनकी ऑपरेशंस को देख के दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना, या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को रीस्ट्रक्चर करना, या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को, या यानी कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वगैरह उसको रीस्ट्रक्चर करना, सो डैट जो है जो पहले उसकी एफिशिएंसी थी बैंक की वो वहाँ तक दोबारा से ला सके, रिकवर कर सके। और स्टेज 2 क्या है कि अगर हमें लगा कि नहीं हो पा रहा है ऐसे, तो फिर हमने क्या करना, बैंक को प्राइवेटाइज कर देना। प्राइवेटाइज मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट का 51% शेयर है वो कम हो जाएगा, और जो है प्राइवेट जो है ओनर्स ले लेंगे इसे, या हम मर्ज कर देंगे, यानी कि एक बैंक को दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट, मैनेजमेंट and employees union must agree upon every important condition of proposed restructuring program before it is begun। उन्होंने कहा है कि ये 3 जने, यानी कि गवर्नमेंट होगी या मैनेजमेंट होगी या एम्प्लॉय यूनियन होगी, जब भी हमने कोई भी रीस्ट्रक्चरिंग को करना है, प्रपोज करना है, जैसे कोई हमने चीज़ सोची इसे हमने रीस्ट्रक्चर करना है, ठीक है, उसको रीस्ट्रक्चर करने से पहले ये तीनों जो है, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय यूनियन, ये तीनों एग्री होने चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एग्री नहीं है तो फिर रीस्ट्रक्चरिंग हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये तीनों एग्री होने चाहिए। नेक्स्ट क्या बताया है, 35% रिडक्शन इन स्टाफ कॉस्ट रिक्वायर्ड इन 3 आइडेंटिफाइड वीक बैंक्स टू इनेबल दैम टू रीच द मीडियम लेवल ऑफ रेशियो। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि 30-35% जो है वो स्टाफ की कॉस्ट कम करनी है, यानी कि स्टाफ की कॉस्ट जो है 30-35% जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग में क्या आएगा, डिलेइंग ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू क्रेडिट रैशनलाइजेशन, यानी कि उन्होंने बोला अगर कोई क्रेडिट हमने देना है या कोई लोन वगैरह प्रोवाइड करना है, उसके डिसीजन को थोड़ा डिले करना पड़ेगा, ताकि इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की अगर बात करें, उन्होंने बोला कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और फर्दर रिकैपिटलाइजेशन सब्जेक्ट कंडीशनलाइज रिलेटिंग टू ऑपरेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब क्या है, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसको मेंटेन करने के साथ साथ जो भी कंडीशन जो ऑपरेशनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग में एप्लीकेबल होती है उसको भी हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें, कंक्लूजन क्या है, इन शॉर्ट द कमेटी कंसिडर दैट बैंकिंग सेक्टर शुड बी रीस्ट्रक्चर टू ब्रिंग एफिशिएंसी, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर है उनको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए सो डैट उनकी जो एफिशिएंसी है वो हम दोबारा से ला सकें, ठीक है। उन्होंने बोला वेरियस इश्यूज जो हैं वो वर्मा कमेटी के द्वारा रेज किए गए थे रिगार्डिंग द एग्जैक्ट मेथड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला रीस्ट्रक्चरिंग के, उन्होंने बोला कि स्पेशल मेथड्स होने चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग के अलग मेथड होने चाहिए जो कि यूज़ करके हम देख सकें कि बैंक को रीस्ट्रक्चर कैसे करना है, ठीक है। तो ये था वर्मा कमेटी का कंक्लूजन। सो इसी के साथ हमारा वर्मा कमेटी ख़त्म होता है टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हो, एक बार रीड करके देख लेना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।